Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of the course Software Quality Engineering. As you are aware that we are in the last part of the course and mainly we are talking about quantifiable quality improvement. This means that we will focus on the quality improvement but with those parameters that are related with those parameters that are quantifiable. मिकदार के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बातें कर रहे हैं. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, कुछ एनालिसिस रिजल्ट आएगा जिनके थ्रू हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसी चल रही है. नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज के थ्रू सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करना, ये हमने अपने अर्लियर लेक्चर्स में भी देखा है, जिसकी एक एग्जांपल रिलायबिलिटी थी कि जब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है. सो वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सॉफ्टवेयर को 10 दफ़ा अगर रन किया जाए और वो 8 दफ़ा ठीक रन होता है, ठीक है, 2 दफ़ा ठीक रन नहीं होता, कोई एरर्स आ जाते हैं, तो इसकी रिलायबिलिटी 8 आउट ऑफ 10 है. ठीक है, ये 80% रिलायबल है, 20% रिलायबल नहीं है. सो यहाँ पे नंबर्स में, न्यूमेरिक वैल्यूज में हमने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को डिटरमिन किया था. जब हम क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो क्वालिटी को हम नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज में हम इवैल्यूएट करते हैं और हम उसको डिटरमिन करते हैं. लेट अस हैव अ लुक ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. वी टॉक्ड अबाउट क्वालिटी मॉडल्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, क्वालिटी ये याद रखिएगा कि एक थी हमारे पास प्री क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज. ठीक है, प्री क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा था, जिसमें टेस्टिंग है, इंस्पेक्शन है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, डिफेक्ट रिमूवल है, वगैरह वगैरह. ये सारी प्री क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स थी. अब जो हम बात कर रहे हैं ये पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस भी कहते हैं और इसको हम पैरेलल टू क्वालिटी एश्योरेंस भी कहते हैं. मतलब वैसे तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो कुछ टेक्निक्स आप पहले से अप्लाई करते हैं तो वो क्वालिटी, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस होती है. इस फोर्थ पार्ट में हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स के साथ साथ जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है, एडिशनल जो क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं हम उनकी बात करते हैं. सो इसको पोस्ट भी कहा जाता है, पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स, और इसको पैरेलल क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स भी कहा जाता है. मेनली इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है, और जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखी. एक है एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद है फीडबैक लूप्स और तीसरा है फॉलो अप. किसी भी हम चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, किसी भी हम सॉफ्टवेयर की इवैल्यूएशन और उसमें क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 चीजें जरूर होती है. सबसे पहले आप उसको एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर गुड थिंग्स इन दैट, व्हाट आर नॉट सो गुड थिंग्स इन दैट. सो सबसे पहले एनालिसिस है. आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप डिटरमिन कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, एनालिसिस करने के बाद या कुछ चीजें आपको ठीक नजर आएंगी या कुछ चीजें आपको ठीक नजर नहीं आएंगी. तो सॉफ्टवेयर में अगर एनालिसिस के बाद आपको कुछ चीजें ठीक नजर नहीं आई तो आप कहते हैं कि फीडबैक लूप आप अप्लाई कर रहे हैं. फीडबैक लूप अप्लाई करने का मतलब यह है कि आप फीडबैक दें, बताएं कि क्या चीज कहां पे ठीक नहीं है. ठीक है, और फीडबैक देने के बाद आप उसका फॉलो अप करते हैं कि जो प्रॉब्लम था फीडबैक में जो दिया गया था वो क्या रिमूव हुआ है या रिमूव नहीं हुआ. सो एनालिसिस, फीडबैक और फॉलो अप्स, ये 3 चीजें क्वालिटी एश्योरेंस के साथ भी अप्लाई होती हैं या पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स भी इनको कह सकते हैं. एनालिसिस, फॉलो, फीडबैक लूप्स और फॉलो अप्स की को आप डेली लाइफ कॉन्सेप्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपको किसी दोस्त के लिए एक कार खरीदनी है. ठीक है, वो आपको बताता है कि ये मैं एक यूज्ड कार है जो कि खरीदना चाहता हूं, तो मुझे खरीदनी चाहिए या खरीदनी नहीं चाहिए. ठीक है, सो आप उसको यस या नो करने से पहले कार का आप एनालिसिस करते हैं. कार की आप बॉडी देखते हैं, इंजन देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं,
एनालिसिस करने के बाद आप फीडबैक देते हैं कि हाँ यार इस गाड़ी में ये चीजें ठीक हैं, ये चीजें इसमें ठीक नहीं है, फीडबैक आप उसको देते हैं। और फिर लेट से अगर कुछ चीजें उसमें फिक्स की जा सकती हैं, ठीक है, लेट से कुछ चीजें उसमें गाड़ी में जो आपने फॉलो फीडबैक में बताया कि इसका फॉर एग्जांपल इंटीरियर जो है वो क्लीन नहीं है या गाड़ी की सर्विस नहीं हुई, ठीक है, सो ये आपने फीडबैक दिया। फिर आप फॉलो अप करते हैं कि क्या ये गाड़ी खरीदी तो जा रही है, लेकिन क्या जो प्रॉब्लम जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया गया था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। सो आप फॉलो अप कर रहे हैं, यू फॉलो अप, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई कंपनी का बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई टास्क असाइन करता है, ठीक है, आप ये काम करें, आप ये काम करें, ठीक है, उसने टास्क असाइन किया, उसके बाद वो फॉलो अप भी करता है, पूछता है कि हाँ जी ये काम आपको जो असाइन किया गया था ये कितना हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ना कंप्लीट होने की क्या वजूहात हैं। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है कि आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्वालिटी करने वाले लोग एनालिसिस करते हैं, सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं और फिर फॉलो अप करके बताते हैं, फॉलो अप करके इंश्योर करते हैं कि जो इश्यूज हाईलाइट हुए थे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से रिलेटेड वो उनको फिक्स किया गया है या नहीं। हमने क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज और प्रोसेस रिव्यू को भी देखा था, और अगर आपको याद हो तो हम मोस्टली बात कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज और प्रोसेस रिव्यू। ये हमारी ओल्ड डायग्राम है जिसमें हम क्वालिटी की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज, quality assessment and improvement, and at the end you check whether the quality is there or not. If yes, very good. If not, then you have some feedback adjustment, और उसके थ्रू आप देखते हैं कि हाँ जी कहाँ पे चीजें ठीक नहीं हैं। जब हम रिफाइंड क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें हम या क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, सो इसी पर्टिकुलर मॉडल को हमने एनहांस किया और इसमें हम क्या लेकर आ गए हैं, क्वालिटी एनालिसिस लेकर आ गए हैं। ये एक नई एक्टिविटी हमने इसमें इंट्रोड्यूस की और इस एक्टिविटी में हम एक्चुअली एनालाइज कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं और क्वांटिफाइबल इंप्रूवमेंट्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम बता रहे हैं। सो प्लानिंग, यहां पे भी क्वालिटी प्लानिंग इसी तरीके से है, इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज या मेंटेनेंस एक्टिविटीज ये उसी तरीके से हैं। जो क्वालिटी असेसमेंट और इंप्रूवमेंट यहां पे थी उसकी जगह आप क्वालिटी एनालिसिस और अदर एनालिसिस ले आए हैं और एक्चुअली आप डिफेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। और एट द एंड वहां पे भी आप देखते थे कि क्वालिटी के गोल सेटिस्फाई हुए हैं, यहां पे भी इस रिफाइंड मॉडल में भी आप देख रहे हैं कि क्वालिटी के गोल्स मीट हुए हैं या नहीं। अगर तो मीट हो गए हैं दैट्स वेल एंड गुड, यू हैव इनकॉर्पोरेटेड क्वालिटी इन योर सॉफ्टवेयर। और अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, कुछ रीजंस थी, सो देन यू हैव फीडबैक एंड एडजस्टमेंट्स जिसके थ्रू आप देखते हैं कि क्या चीज है जिसको मजीद इंप्रूव किया जा सकता है। So that was the summary of previous lecture. Let us now have a look on what we are going to discuss specifically in today's lecture. So we will highlight quality models and measurements. We will see different types of quality assessment models. Quality को कैसे assess किया जाता है इसके लिए हमारे पास different models हैं। इन क्वालिटी असेसमेंट मॉडल्स को हम आपस में भी कंपेयर करेंगे। वी हैव डिफरेंट मॉडल्स, तो इन मॉडल्स को हम आपस में भी कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डाटा रिक्वायरमेंट्स और मेजरमेंट जो है वो कैसे होती है, और मेजरमेंट और मॉडल सिलेक्शन किसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से रिलेटेड कैसे की जाती है। दीज आर गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ आवर टुडेज लेक्चर एंड हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप इसको कंप्लीट करने के बाद यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी मॉडल्स, ठीक है। जनरलाइज्ड मॉडल भी है हमारे पास और प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स भी हैं। सो जनरलाइज्ड मॉडल्स कब यूज होते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स कब यूज होते हैं, इनको समझना, इनका फर्क समझना, ये आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। और स्पेसिफिक मॉडल्स को रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में यूज करना ताकि उसमें क्वालिटी इनकॉर्पोरेट की जा सके, इसको भी अप्लाई करने के नॉलेज को लर्न करना, ये भी आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। आइए बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डाटा एंड एनालिसिस की।
जेनेरिक टेस्टिंग में क्या होता है, हम टेस्ट प्लान करते हैं, ठीक है, टेस्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअली टेस्ट की फाइंडिंग क्या है, ठीक है। सो ये हमारी पुरानी डिस्कशन है जिसको हम पहले भी देखते आए हैं। सो जेनेरिक टेस्टिंग प्रोसेस में क्या था, यू प्लान द टेस्ट, यू प्रिपेयर द टेस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है, यू एग्जीक्यूट एंड रन द टेस्ट एंड देन यू मेजर। टेस्टिंग के बाद कुछ चीजें हाईलाइट हुई हैं, ठीक है, कुछ चीजें स्पेसिफाइड हुई हैं, कौन सी चीज कितनी ठीक है कितनी खराब है, सो यू मेजर। सो आप क्या कर रहे हैं कि टेस्ट डाटा एनालिसिस और फॉलोअप कर रहे हैं। टेस्टिंग का मकसद सिर्फ डिफेक्ट्स को हाईलाइट करना नहीं है, बल्कि आप फॉलोअप भी करते हैं कि जो चीजें हाईलाइट हुई थी, जो डिफेक्ट्स स्पेसिफाई हुए थे, वो रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। टेस्ट में जो बग्स, जो डिफेक्ट्स, जो एरर्स आए थे, उनको ठीक किया गया है या नहीं, या उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप फॉलोअप में बताते हैं। सो टेस्ट रिलेटेड डाटा जो है उसको आप क्वालिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए या इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूज करते हैं, और क्वालिटी से रिलेटेड आप कुछ डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन एरर्स थे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जो कि आपने एनालाइज किए, आइडेंटिफाई किए। नाउ यू नो दैट इफ दीज एरर्स आर देयर इन द सॉफ्टवेयर देन द क्वालिटी विल बी लोअर्ड, क्वालिटी विल बी डिग्रेडेड। और सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को का लेवल अप करने के लिए या क्वालिटी मजीद इनहेंस करने के लिए यू टेक सर्टेन डिसीजंस कि यस, हमें फॉर एग्जांपल डिजाइन को हम कैसे चेंज करें कि ये जो एरर्स स्पेसिफाई हुए थे इनको ठीक किया जा सके, और दैट विल हेल्प इन अल्टीमेटली अचीविंग दी क्वालिटी। क्वालिटी एश्योरेंस की कुछ और एक्टिविटीज जो कि हमने जेनेरिकली देखी थी, ठीक है, मतलब हमने क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो अदर सोर्सेज हैं उन जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। सो ये सारी बातें हमने देखी थी कि डाटा हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, हम एनालाइज करते हैं, फिर हम फीडबैक देते हैं, और फिर हम जो है वो फॉलोअप करते हैं। सो एनालिसिस करने के लिए अगर कुछ डाटा चाहिए था, ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी। हम एनालिसिस और फॉलोअप के लिए कुछ मॉडल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। इन मॉडल्स को यूज करने का मकसद ये है कि प्रोवाइड टाइमली फीडबैक एंड असेसमेंट। मतलब ये रेडीमेड बिल्ट इन मॉडल्स हैं, ठीक है। इन मॉडल्स को यूज करते हुए आप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। नंबर वन ये कि इट प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक। जिस वक्त फीडबैक की जरूरत होगी उसी वक्त आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टीम अगर किसी एक चीज पर को डेवलप कर रही है और उसमें कुछ इश्यूज स्पेसिफाई हुए हैं, सो आप उसी वक्त फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोवाइडिंग द टाइमली फीडबैक टू द डेवलपमेंट टीम विल हेल्प देम इंस्टेंटली रिमूव दोज एरर्स, ठीक है। सो आपने टाइमली फीडबैक दिया या टाइमली असेस करते हुए आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया। याद रखें टाइमली फीडबैक और असेसमेंट बड़ी जरूरी चीज है, और इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने अपने एक सेमेस्टर में कोई कोर्स उठाया, ठीक है। टीचर या इंस्ट्रक्टर अगर आपको टाइमली फीडबैक देता है और टाइमली असेसमेंट अगर आपकी करता है, ठीक है, सो दैट कैन हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर ग्रेड्स इन द कोर्स। यहां पे टाइमली फीडबैक से मुराद ये होगी कि कोर्स इंस्ट्रक्टर आपको बता दे कि हाँ जी आपका ये एरिया वीक है, आप इन चीजों को फोकस करें, या आप बुक रीडिंग करें, या आप लेक्चर स्लाइड्स को देखें, या रेफरेंस मटेरियल है आप उसको साथ में जो है वो एक्सप्लोर करें। सो द टाइमली फीडबैक विच द इंस्ट्रक्टर हैज प्रोवाइडेड टू यू will help you in improving the grades in your course or will help you in achieving the high quality standards, high quality grades in the course. So not only timely feedback and assessment जो है वो प्रोवाइड होती है, बल्कि आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, एंटिसिपेट भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस और फॉलो अप के मॉडल्स को यूज करने की हम बात कर रहे हैं।
एनालिसिस और फॉलोअप के कुछ मॉडल्स हैं, उनको यूज करने का पहला फायदा हमने देखा प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। सेकंड इसका फायदा है प्रेडिक्शन एंड एंटिसिपेशन। प्रेडिक्शन बिल्कुल इसी तरह जैसा आप देखते हैं आसमान पर जो है वो गहरे बादल आ गए हैं, ठीक है, और ठंडी हवा चल रही है, सो यू प्रिडिक्ट के थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, ठीक है। जिस तरह एक आप अपने किसी क्लास फेलो को देखते हैं कि वो बहुत दिल लगाकर पढ़ रहा है और दिन में 8-8 10-10 घंटे जो है वो पढ़ाई करता है, बुक रीडिंग भी कर रहा है, ठीक है, सो यू प्रिडिक्ट कि ये अच्छे ग्रेड्स लेगा। सो बिल्कुल इसी तरह मॉडल्स को भी यूज करने से कुछ प्रिडिक्शन हो जाती है, ठीक है। प्रिडिक्शन ये हो जाती है कि लेट्स से अगर सर्टेन चीजें की जा रही हैं, सो या तो ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगी या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिग्रेड करेंगी। सो आपने प्रिडिक्ट कर लिया, सो अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट और एंटिसिपेट जो है वो करने के बाद आप अकॉर्डिंगली कुछ फॉलोअप्स कर सकते हैं और कुछ आप डिसीजन ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप आसमान पर गहरे बादल देख रहे हैं, सो आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है, और बारिश से बचने के लिए आप करेक्टिव एक्शन क्या लेते हैं कि आप जो है वो घर से निकलने से पहले छतरी अपने साथ रख लेते हैं, ठीक है। सो आपने करेक्टिव एक्शंस ले लिया, तो अगर आपके घर के निकलने के बाद बारिश हो भी जाती है, सो यू विल बी सेफ बिकॉज आपने प्रेडिक्ट कर लिया था और आपने करेक्टिव एक्शन पहले से ले लिया था। सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल इसी तरह है, जब आप ये मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं, सो व्हाट यू डू इज दैट यू प्रेडिक्ट समथिंग और प्रेडिक्शन की बेस पर आप कोई करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं जो कि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। जिसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आपकी सॉफ्टवेयर टीम में एक डेवलपर है जिसको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है। वो वैसे तो बड़ा टैलेंटेड है और मोटिवेटेड है, लेकिन ही हैज सम हेल्थ इश्यूज, ठीक है। अब आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि चूंकि इसको हेल्थ इश्यूज हैं और इसने अपनी कोई ट्रीटमेंट करानी है, और वो ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर ने इसको लेट से 2 हफ्ते बाद का या 3 हफ्ते बाद का टाइम लिया है, ठीक है। सो ये 3 हफ्ते बाद आगे 15-20 दिनों के लिए या अगले 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, आपने प्रिडिक्ट कर लिया। इस प्रिडिक्शन की बेस पर आप जो है वो एक करेक्टिव एक्शन ये लेते हैं कि आप एक नया सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक न्यू पर्सन जो है वो एज अ बैकअप हायर कर लेते हैं, ताकि इन केस ये डेवलपर अगर नहीं आता, सो आपका जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो रुके नहीं, बल्कि कंटिन्यूअसली वो चलता रहे। सो यू हैव टेकन अ करेक्टिव एक्शन विच विल अल्टीमेटली इंप्रूव दी सॉफ्टवेयर क्वालिटी। क्वालिटी मॉडल्स जो है वो हमारे पास तकरीबन 2 तरह के हैं। एक है हमारे पास जनरल अप्रोच है, ठीक है, और एक हमारे पास स्पेसिफिक अप्रोच है। जनरल अप्रोच की अगर हम बात करें तो दे अडॉप्ट GQM पैराडाइम, जनरल क्वेश्चंस मैट्रिक पैराडाइम, ठीक है। कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। यहां पे क्वालिटी क्या चीज है आइडेंटिफाई किया जाता है कि बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट में क्वालिटी क्या चीज होगी, क्योंकि इफ यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इन अवर अर्लियर लेक्चर्स, हमने ये बात की कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के हवाले से क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, डिपेंडिंग ऑन द व्यू ऑफ डिफरेंट पर्संस, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछें, सो वो ये कहेगा कि क्वालिटी ये है कि टाइमली और बजट में अगर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, सो ये क्वालिटी वाला है। अगर आप कोडर से पूछें कि तुम्हारी नजर में क्वालिटी क्या है, वो कहेगा कि मेरे कोड में बग्स ना हो, एरर्स ना हो, एरर फ्री वो रन करता हो, तो ये क्वालिटी वाला है। कस्टमर से पूछें कि तुम्हारी नजर में क्वालिटी क्या चीज है, सो वो कहेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट्स अगर मीट हो रही हैं, सो ये क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है। सो क्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज जो है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं, डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर किया जाता है, डाटा रिक्वायरमेंट्स और अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स की जाती हैं।
कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स इसमें उठाए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए आप क्वालिटी एश्योरेंस के मॉडल्स को यूज करते हैं। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और अदर डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, सो क्यों क्वालिटी से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो डाटा और क्वालिटी को मेनली फोकस कर रहे हैं, वो ज्यादातर इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि करेक्टनेस क्या चीज है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय करेक्टनेस। जब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में करेक्टनेस है, ठीक है, सो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होगा, क्या रिस्पॉन्सिवनेस मतलब है, क्या यूजर की रिक्वायरमेंट्स पूरा होना ये मकसद है, क्या सिक्योर सॉफ्टवेयर का होना ये मकसद है। ठीक है, सो करेक्टनेस और अदर एट्रीब्यूट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, और बीइंग डिफेक्ट फ्री और ऑफ लो डिफेक्ट इसको स्पेसिफाई किया जाता है कि आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू एमिंग फॉर? आर यू एमिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर विच इज डिफेक्ट फ्री और विच हैज लो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, और इसी तरह कुछ हमारे पास जो एग्जाम्पल आती हैं वो ये भी देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर में रिलायबिलिटी कितनी है, सेफ्टी कितना है, इसका डिफेक्ट काउंट, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सॉफ्टवेयर की कैसे चल रही हैं। आइए बात करते हैं क्वालिटी एनालिसिस की। जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि क्वालिटी मॉडल्स, जिनको हम अक्सर जो है वो क्वालिटी इवैल्यूएशन मॉडल्स भी कहते हैं, क्वालिटी असेसमेंट मॉडल्स भी कहते हैं, और सिंपली हम क्वालिटी मॉडल्स भी कहते हैं। सो ढेर सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, उनका काम असेसमेंट है, प्रोडिक्शन है एंड कंट्रोल है। कुछ आपको मैनेजमेंट डिसीजंस लेने में भी हेल्प होते हैं, कुछ प्रॉब्लमैटिक एरियाज भी स्पेसिफाई करते हैं जिसके अगेंस्ट आप जो है वो कोई सर्टन एक्शंस ले रहे हैं, और ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जाता है ये भी उन मॉडल्स में स्पेसिफाई किया जाता है। एक्चुअली क्वालिटी को मेजर करने के लिए कुछ डाटा भी चाहिए। वो डाटा क्या चीज है? ठीक है, डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट्स, मतलब आप ये देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में सक्सेस परसेंटेज कितनी है और फेलियर परसेंटेज कितनी है। ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है, सो मेजरमेंट डेटा क्या है आपके पास? आपने कैसे बताया कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला है या नहीं? सो आप फिर बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को अगर रन किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, सो ये 100 में से 100 टाइम्स जो है वो सक्सेसफुल रन करता है। ठीक है, सो आपने मेजर करके बता दिया कि 100% ये फॉल्ट फ्री है। ठीक है, या 100% ये फेलियर फ्री है। या अगर 100 दफा उस सॉफ्टवेयर को रन किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, या 100 डिफरेंट मशीन्स पर इंस्टॉल किया जाए, सो 80% या 90% जो है ये सक्सेस फ्री रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और 10% जो है वो इसमें इश्यूज आ सकते हैं। सो आपने मेजरमेंट डेटा के थ्रू बताया कि क्वालिटी जो है वो इसमें कितनी है। सो डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट में तो आपने ये बता दिया कि इसमें सक्सेस के चांसेस कितने हैं इसको रन करने के, या इसको एग्जीक्यूट करने के, या इसको इंस्टॉल करने के, और इसको फेल ये कितनी दफा हो सकता है या हुआ है। कुछ इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजर्स भी हैं, जैसे कि इंटरनल। ठीक है, अब अगर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की बात की जाए, आप बैंकिंग के एक सॉफ्टवेयर की अगर एग्जांपल लें और आप बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं, या किसी भी वेबसाइट पर आपने रजिस्टर किया और आप यूजर नेम और लॉगिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो यूजर नेम और पासवर्ड बैकएंड पे चेक होता है, आप वेरीफाई होते हैं और आपको अगले पेज पर जाने की इजाजत दी जाती है। अब अगर इंटरनल की बात की जाए, इंटरनल और इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट की बात की जाए, तो अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद आपका वो सॉफ्टवेयर जो है वो ढेर सारा टाइम लगा देता है वेरीफाई करने में कि यस यू कैन गो टू द नेक्स्ट पेज और योर यूजर नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट, और आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, सो ये इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, यहां पर इश्यूज है। बजाहिर तो लेट्स से लॉगिन और पासवर्ड ठीक प्रोवाइड करने के बाद आपको अगला पेज व्यू हो ही जाएगा, लेकिन ठीक लॉगिन और पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद अगर आपको वेट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है,
ठीक है, तो दिस मीन्स दैट देयर इज सम इंटरनल क्वालिटी इशू। ठीक है, सो इनडायरेक्ट जो क्वालिटी से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं इनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आप लेक्चर नंबर 26 के कंटेंट्स रिकॉल करके इस कॉन्सेप्ट को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। क्वालिटी मॉडल्स, हम अब तक बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्वालिटी एश्योरेंस को या क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटी के मॉडल्स हैं। क्वालिटी के मॉडल्स मेनली दो तरह के हैं, जनरलाइज्ड हैं और प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं। ठीक है, इनको हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि जनरलाइज्ड कैसे हैं और प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैसे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है, कौन सा क्वालिटी मॉडल यूज किया जाए। ठीक है, सो आपको एप्लीकेबिलिटी और एनवायरनमेंट ये पहले देखनी पड़ती है। लेट्स से आपके पास एक मॉडल है जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्या ये मॉडल अप्रोप्रिएट है इस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, ये देखना ये एक प्रैक्टिकल इशू है। हो सकता है आप जिस मॉडल को सेलेक्ट कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो और अदर मॉडल्स आपके पास अवेलेबल ना हो। ठीक है, सो एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेशन एनवायरनमेंट को देखना ये एक इशू है। नंबर 2, गोल या यूजफुलनेस। ठीक है, इसको आप देखते हैं इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स क्या अचीव होंगे। मैं फॉर एग्जांपल कोई क्वालिटी का मॉडल जेनेरिक मॉडल है, जनरलाइज मॉडल है या प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल है, ये मैं सॉफ्टवेयर पर डिप्लॉय कर रहा हूं। गोल क्या है, इस मॉडल को सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज करने का मकसद क्या है, मैं क्या चीज एक्चुअली डिटरमिन करना चाह रहा हूं, व्हाट आर दी रिजल्ट्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, व्हाट आर दी रिजल्ट्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक ये चीजें स्पेसिफाइड नहीं होंगी, देयर इज नो पॉइंट कि आप कोई मॉडल यूज करें। इसके अलावा उन मॉडल्स को यूज करने के लिए कुछ डाटा भी चाहिए होता है। ठीक है, सो वो मेजरमेंट डाटा कहां से मिलेगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मॉडल्स और रिलेटेड डाटा वो इसके अलावा लेट्स से कुछ मॉडल्स हैं जिनको यूज करने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज चाहिए। उन स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज को अवेलेबल करने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ेगी। सो ये कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। अब आइए बात करते हैं कि हमारे पास दो तरह के क्वालिटी मॉडल्स हैं, एक है जनरलाइज्ड मॉडल्स और एक है हमारे पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, जनरलाइज्ड मॉडल्स ऑलमोस्ट जेनेरिकली हर किस्म के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिनको हम PSMs भी कहेंगे, PSMs जो है वो ज्यादा कस्टमाइज्ड हैं, वो ज्यादा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल है। लेट्स से वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड या प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स हैं, कोई डेटाबेस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए अलग से प्रोडक्ट स्पेसिफिक। सो जैसा कि नाम से जाहिर है, दे आर स्पेसिफिक टू दी प्रोडक्ट। लेट अस नाउ हैव अ लुक ऑन दी जनरलाइज्ड मॉडल्स एंड ओवरऑल। सो जनरलाइज्ड मॉडल्स में क्या है कि ओवरऑल ये ओवरऑल हर टाइप के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और डायनामिक होते हैं। मतलब आप इसको मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल ये कस्टमाइज्ड या सेमी कस्टमाइज्ड होते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको अपने सॉफ्टवेयर के लिए अकॉर्डिंगली ट्यून कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की कोई प्रोडक्ट हिस्ट्री होती है। प्रोडक्ट हिस्ट्री का मतलब यह है कि ये मॉडल फॉर एग्जांपल वेब से रिलेटेड कोई क्वालिटी का मॉडल है जो कि आप यूज करना चाह रहे हैं, ये मॉडल एक फलाने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए भी यूज हुआ था। सो आपके पास हिस्ट्री मौजूद होती है, आपके पास प्रीवियस एग्जांपल्स मौजूद होती हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की जो मजीद 3 टाइप्स हैं उसमें सेमी कस्टमाइज्ड हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं और मेजरमेंट ड्रिवन हैं। ठीक है, सो ये 3 टाइप के जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स हैं। अगेन प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 सेमी कस्टमाइज्ड, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड नंबर 3 मेजरमेंट ड्रिवन। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जनरल क्वालिटी और इवैल्यूएशन मॉडल्स, इसमें कुछ ओवरऑल मॉडल्स हैं, कुछ सेगमेंटेड मॉडल्स हैं और कुछ डायनामिक मॉडल्स हैं। जबकि कस्टमाइज्ड या प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करें तो कुछ सेमी कस्टमाइज्ड हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं और कुछ मेजरमेंट ड्रिवन हैं। ठीक है, सो
जो भी क्वालिटी का मॉडल आप यूज करेंगे या वो जनरलाइज्ड होगा या वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा। जनरलाइज की भी आगे 3 टाइप्स हैं, ओवरऑल, सेगमेंटेड और डायनामिक, और प्रोडक्ट स्पेसिफिक की भी आगे 3 टाइप्स हैं, सेमी कस्टमाइज, ऑब्जर्वेशन बेस्ड और मेजरमेंट ड्रिवन। आइए इनके बारे में कुछ मजीद डिस्कस करें। जनरलाइज मॉडल्स की जो सबसे पहली किस्म है वो है ओवरऑल। ओवरऑल मॉडल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूजुअली हमारे पास इंडस्ट्रियल पैटर्न्स मौजूद होते हैं, रफ एस्टिमेट्स हमारे पास जनरलाइज मॉडल के मौजूद होते हैं। जनरलाइज मॉडल मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल, क्योंकि जनरलाइज है, आप इसको किसी टाइप के भी सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर सकते हैं, और लो कॉस्ट है। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है और इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो इसके साथ कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। एक एग्जांपल जो जनरलाइज मॉडल, ओवरऑल जनरलाइज मॉडल की हो सकती है वो है डिफेक्ट डेंसिटी मॉडल। ठीक है, डिफेक्ट डेंसिटी मॉडल क्या करते हैं? एस्टिमेट टोटल डिफेक्ट विद साइजिंग मॉडल। डिफेक्ट देखता है, ठीक है, और साइजिंग मॉडल देखता है कि इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसमें कितने डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसमें कितने जो है वो कितने परसेंट या कितने डिफेक्ट्स हैं। वेरिएशन क्या है? इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसको आईबीएम ने भी अपने लिए यूज किया था, और काउंटिंग इन फील्ड यूनिक डिफेक्ट ओनली, आईबीएम ने इसको अपने हिसाब से यूज किया है, QI के तौर पर इसको, इस मॉडल को पर्टिकुलरली यूज किया है। नॉन क्वांटिटेटिव जो ओवरऑल मॉडल्स हो सकते हैं एज एक्सटेंशन टू क्वांटिटेटिव मॉडल्स। ठीक है, और एग्जांपल्स 80-20 रूल एंड अदर जनरल ऑब्जर्वेशंस। मतलब इसमें ये देखा था 80-20 रूल, 80% तो एटलीस्ट उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, 20% वो एरियाज हैं जो कि आप स्पेसिफाई करते हैं कि इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, या इसमें मजीद कोई अगर इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है सो उसको आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। सो जनरलाइज मॉडल्स, और जनरलाइज मॉडल की जो फर्स्ट कैटेगरी है ओवरऑल, इसके हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसकी एग्जांपल देखी और इसके कुछ और फीचर्स देखे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की। PSMs के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है, दे आर स्पेसिफिक, और इनको यूज करने के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है। ठीक है, चूंकि ये स्पेसिफिक है, इसमें एक्यूरेसी तो बेटर है। ठीक है, बेहतर तौर पर आप अप्रोप्रिएटली इसको सर्टेन टाइप्स के लिए, फॉर एग्जांपल एक क्वालिटी के मॉडल है जो कि जनरलाइज्ड है, आप चाहे उसको वेब बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए यूज करें, डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए यूज करें, किसी और टाइप के प्रोजेक्ट के लिए यूज करें। ठीक है, लेकिन वो जनरलाइज्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना कि वो मॉडल एक्यूरेट होगा जिसको आप जो कि स्पेसिफिकली उस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए है। लेट्स से वेब का कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल है, वो आप यूज करें, वो ज्यादा एक्यूरेट है। इसकी यूजफुलनेस भी ज्यादा है। सो एक्यूरेसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की ज्यादा है, यूजफुलनेस भी ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। और जिस तरह हमने पहले बात की कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स 3 टाइप्स के हैं, सेमी कस्टमाइज्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड और मेजरमेंट ड्रिवन। ठीक है, अगर हम जनरलाइज मॉडल्स और PSMs को, GMs को और PSMs को अगर हम आपस में कंपेयर करें, सो कस्टमाइज GMs टू PSMs विद न्यू और रिफाइंड मॉडल्स एंड एडिशनल डेटा। ठीक है, आप किसी जनरल मॉडल को रिफाइन अगर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, एडिशनल डाटा यूज करते हैं, सो वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल हो जाता है। जिस तरह आपने इस पर्टिकुलर फिगर में भी देखा कि किसी जनरलाइज्ड मॉडल को जब आप कस्टमाइज कर रहे हैं, जब आप रिफाइन कर रहे हैं, जब आप कोई एडिशनल डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल बन जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल को आप जनरलाइज कर रहे हैं, कॉमन चीजें अगर उसमें ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको जनरलाइज मॉडल के तौर पर आपको वो रिजल्ट्स देता है। ठीक है, सो यू जनरलाइज प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स टू GMs विद एम्पेरिकल एविडेंसेस एंड जनरल पैटर्न्स। मतलब कोई चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स में कॉमन है, जेनेरिकली वो हर चीज पर अप्लाई होती हैं, सो वो आपको जेनेरिक मॉडल्स की तरफ ले जा रहे हैं।
सो जेनेरिक मॉडल्स को रिफाइन करें, प्योरीफाई करें, एडिशनल डाटा उसमें यूज करें, सो आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की तरफ चले जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स से को आप जनरलाइज करें तो वो आप जीएम्स की तरफ चले जाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पेरेंट है और उसके चाइल्ड्स हैं। सो पेरेंट्स जेनेरिकली शो कर रहे हैं और अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो आप चाइल्ड लेवल पर जा रहे हैं, और चाइल्ड लेवल स्पेसिफिक है। अगर आप इसे जेनेरिक होना चाह रहे हैं तो आप जो है वो जेनेरिक होना चाह रहे हैं तो आप फिर पेरेंट लेवल पर जा रहे हैं। Let us now talk about the first category of the product specific models, that is semi customized. As the name indicates, they are partially customized, and they use the history of similar projects or similar softwares that have been used to deploy this particular model. So project level model based on history. It also considers the data captured by the phase. So इसमें ज़्यादातर हम जो है वो जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स पहले गुजरे हुए हैं या जिन पर इस मॉडल को अप्लाई किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, उनको कंसिडर किया जाता है। सेमी कस्टमाइज्ड मॉडल्स की जो मजीद एक्सटेंशंस हो सकती हैं वो डिफेक्ट रिमूवल मॉडल्स हैं। मतलब सेमी कस्टमाइज्ड मॉडल्स को अगर मजीद एक्सप्लोर किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, सो एक जो नई कैटेगरी बनती है वो है डिफेक्ट रिमूवल मॉडल्स, DRMs, जिनको इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा जो मजीद हो सकता है वो ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन है, ODC, इसको भी इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। इन दोनों का मकसद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ठीक है, या ट्रेंड एनालिसिस को आइडेंटिफाई करना और एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। 2 वे एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन और 1 वे ट्रेंड एनालिसिस करना, ये इन दोनों मॉडल्स का फोकस है, डायनामिक DRMs का, ठीक है, और ODCs का। अब अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल को आप देखें, सो जो DRMs हैं, ठीक है, वो डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रीवियस रिलीजेस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, उनके मुताबिक, DRM के मुताबिक आपके इन फेजेस में जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं उसकी परसेंटेज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब रिक्वायरमेंट के फेज में 5% से ज्यादा डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। डिजाइन फेज में 10% से ज्यादा डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। कोडिंग चूंकि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, 35% से ज्यादा डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। इसी तरह टेस्टिंग में भी 40% और सपोर्ट में 10%। अब इस परसेंटेज का मतलब यह है कि अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो क्वालिटी आप हर फेज में चेक करेंगे, हर फेज में आप इंश्योर करेंगे, हर फेज में आप इंप्रूव करेंगे। सो रिक्वायरमेंट फेज में 5% से ज्यादा जो है वो डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, या एट द मैक्सिमम वो 5% होंगे, और इसी तरह बाकी भी वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं। सेकंड टाइप है प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की, वो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये मॉडल्स ज्यादातर फोकस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस पर, ठीक है, ये मॉडल ज्यादातर बेस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस पर। जिस तरह पिछला मॉडल ज्यादातर बेस कर रहा था प्रीवियस मॉडल्स पर, हिस्टोरिकल जो प्रीवियस ये मॉडल जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर पर अप्लाई किया गया था उसकी हिस्ट्री पर फोकस कर रहा था। यहां पे हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें, उस पर फोकस किया जाता है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स भी देखे जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी रिलायबिलिटी और सेफ्टी मॉडल्स हैं उनको आप यूज करते हुए ऑब्जर्व करते हैं कि क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई, कितनी एनहांस हुई। अगर ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉडल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सो दे फोकस ऑन इफेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो आपने ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, आपने किसी सॉफ्टवेयर में क्वालिटी देखनी है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि चीजें कितनी ठीक जा रही हैं, कितनी ठीक नहीं जा रही। लेट्स से आपने यूजर नेम और पासवर्ड अगर प्रोवाइड किया, सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फौरन ही ये वेरीफाई होकर रिजल्ट आ जाता है या इट इज टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट इट वेरीफाइड। सो आपने ऑब्जर्व किया। इसी तरह assumptions अबाउट द कॉजेज, ठीक है, किसी
अब मैं ये कह रहा हूं कि यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, सो आप इसके कॉजेज क्या हैं वो आप एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि इसके कॉज ये हो सकता है कि चूंकि बैकएंड पे डेटाबेस जो है या बैकएंड पे जो सर्वर है वो सर्वर का हार्डवेयर स्लो है, इस वजह से रिस्पॉन्सेज स्लो आ रहे हैं, या नेटवर्क का जो कनेक्शन है उसकी स्पीड लो है इसलिए वेरीफाई होने में देर लग रही है, या सर्वर ऑलरेडी इतना लोडेड है या उस पर नंबर ऑफ यूजर्स इतने, सो यू एज्यूम दी कॉजेज। असेसमेंट सेंट्रिक, इसका फोकस असेसमेंट पर होता है, सो आपने ऑब्जर्व करके एक्चुअली असेस किया कि ये कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है। इसी तरह थर्ड टाइप की अगर हम बात करें और वो है मेजरमेंट ड्रिवन मॉडल्स या प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ठीक है, सो प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल में जो लास्ट कैटेगरी है वो है प्रेडिक्टिव मॉडल्स, जिसको हम मेजरमेंट ड्रिवन मॉडल भी कहते हैं। सो दे आर दीज टाइप ऑफ मॉडल या मेजरमेंट ड्रिवन प्रेडिक्टिव मॉडल्स आर बेस्ड ऑन, इनका फोकस क्या है, प्रेडिक्शंस पर है, प्रेडिक्शन रिलेशंस पर है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर में चीज खराब हो गई, सो चूंकि इसका रिलेशन सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट्स पर भी है, सो यू आर प्रेडिक्टिंग कि बाकी चीजें भी इसके साथ खराब हो सकती हैं, ठीक है, सो यू आर प्रेडिक्टिंग, यू आर फोरकास्टिंग, यू आर प्रेडिक्टिंग दी रिलेशंस। अगर तो हार्डवेयर फॉर एग्जाम्पल, अगर तो जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं ये ओल्ड मॉडल है या आउटडेटेड है, ठीक है, सो आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि इस ओल्ड मॉडल के हार्डवेयर को यूज करने की वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, ये प्रॉब्लम भी आ सकता है और ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट पर आप फोकस करते हैं। इसके लिए जो मॉडलिंग टेक्निक्स हैं उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, रिग्रेशन है, टीबीएमएम है, एनएन है, ओएसआर है। रिग्रेशन में बिल्कुल इसी तरह कि हम देखते हैं कि अगर एक चीज प्रॉब्लमैटिक है सो उसकी वजह से और क्या चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, ठीक है, सो वो आप बता रहे हैं। इस टाइप के मॉडल्स, मेजरमेंट ड्रिवन प्रेडिक्टिव मॉडल्स की जो जनरलाइज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये ज्यादा फोकस कर रही है रिस्पॉन्स पर, प्रेडिक्शंस पर, ठीक है, और क्वांटिफिकेशन लिंकेज पर, ठीक है। रिस्पॉन्स चीफ कंसर्न का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस सॉफ्टवेयर में कितनी है, ये मेन फोकस है, ये मेन कंसर्न है इस पर्टिकुलर मॉडल का, ठीक है। प्रेडिक्टर्स क्या है, मतलब आप ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वेशंस करते हुए चीजों को देख रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये चीज खराब हो गई तो ये भी चीजें खराब होने वाली है, या अगर इसको ठीक कर दिया गया तो ये चीज भी कंट्रोल हो जाएगी, ये चीज भी ठीक हो जाएगी। और क्वांटिफिकेशन को ये आपस में लिंक करता है। आइए अब इन मॉडल्स की समरी की बात करते हैं। हमने अब तक 6 मॉडल्स को हमने देखा है। 3 सब टाइप्स हैं जनरलाइज्ड मॉडल्स की और 3 सब टाइप्स हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की। इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मॉडल टाइप है, जनरलाइज्ड है या स्पेसिफिक है। सब टाइप की बात करें तो जनरलाइज्ड मॉडल की सब टाइप्स हैं ओवरऑल, सेगमेंटेड और डायनामिक। और प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करें सो सेमी कस्टमाइज, ऑब्जर्वेशन बेस्ड और मेजरमेंट ड्रिवन, ठीक है, या जिसको प्रेडिक्टिव भी कहते हैं। प्राइमरी रिजल्ट्स क्या है, जनरलाइज्ड मॉडल्स जो है वो रफली क्वालिटी एस्टिमेट्स, मतलब चूंकि जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक नहीं है, सो क्वालिटी को एस्टिमेट करते हैं लेकिन बहुत एक्यूरेटली नहीं, रफली इसको करते हैं। इसकी जो सब टाइप है ओवरऑल मॉडल, ठीक है, वो ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताता है कि हाँ जी ओवरऑल सॉफ्टवेयर कितना यूजफुल है, कितना क्वालिटी के करीब है। इसमें जो सेगमेंटेड टाइप है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को देखता है या फोकस करता है। और इसमें जो डायनामिक मॉडल है वो क्वालिटी ट्रेंड ओवर टाइम को चेक करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जनरलाइज मॉडल के अप्लाई करने से आपको क्वालिटी के बारे में रफली पता चलता है, और ओवरऑल मॉडल अगर यूज करें जो इसकी सब टाइप है वो ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी को बताता है। सेगमेंटेड मॉडल की को अगर यूज करें सो इंडस्ट्री रिलेटेड जो क्वालिटी की चीजें हैं वो रिजल्ट्स में प्रोड्यूस करता है। डायनामिक सब टाइप की बात करें सो डायनामिक सब टाइप ऑफ द जनरलाइज्ड मॉडल गिव्स यू द रिजल्ट्स और आउटकम्स
रिलेटेड टू द क्वालिटी ट्रेंड्स ओवर टाइम, मतलब जो चीजें वक्त के गुजरने के साथ ठीक हो सकती हैं या खराब हो सकती है, ये उनके बारे में बताता है। जनरलाइज मॉडल कहां पे यूज होंगे, कहां पे उनको अप्लाई किया जा सकता है? जनरलाइज मॉडल्स किसी टाइप के भी सॉफ्टवेयर के लिए यूज हो सकते हैं, किसी टाइप की इंडस्ट्री के लिए भी यूज हो सकते हैं। ओवरऑल मॉडल्स जो हैं, अगेन से मैंने बात की कि अक्रॉस इंडस्ट्री, सेगमेंटेड मॉडल्स जो हैं वो विद इन इंडस्ट्रीज, और इसी तरह डायनामिक मॉडल्स जहां पे आप वक्त के साथ क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ता है, अगर इन ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सब टाइप है प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी मॉडल्स। अगर इसकी क्वालिटी, इसकी फीचर्स की बात की जाए, इसकी प्राइमरी रिजल्ट्स की बात की जाए, सो बेटर क्वालिटी एस्टिमेट्स, यहां पे रफ क्वालिटी एस्टिमेट था, यहां पे बेटर क्वालिटी एस्टिमेट है। रीजन यही है कि ये स्पेसिफिक है, ये मोर एक्यूरेट है, ठीक है, ये ज्यादा स्पेसिफाइड है, सो ये क्वालिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है। इसकी फर्स्ट टाइप जो है सेमी कस्टमाइज्ड, वो क्वालिटी एक्स्ट्रापोलेशन पर फोकस करता है या वो रिजल्ट के तौर पर देखता है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो है वो क्वालिटी असेसमेंट पर फोकस करता है। और मेजरमेंट ड्रिवन, ठीक है, या जिसको प्रिडिक्शन ड्रिवन भी कह सकते हैं, वो प्रिडिक्शन से रिलेटेड चीजों को बताता है, प्रिडिक्ट करके बताता है कि हाँ जी क्वालिटी पर कल को क्या असर होने वाला है, क्योंकि ये चीज ठीक है इसकी वजह से ये चीजें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होंगी, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है इसलिए ये चीजें खराब हो सकती हैं प्रेडिक्शंस की सूरत में। प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स का आप कहां पे यूज करेंगे? इसका जो सेमी कस्टमाइज मॉडल है वो प्रीवियस से करंट रिलीजेस अगर उस मॉडल्स के हैं उस पे आप यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन बेस्ड, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के करंट वर्जन की तरफ आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह जो मेजरमेंट ड्रिवन है वो आप स्पेसिफिक टाइप और उसके अर्लियर वर्जन और करंट वर्जन पर किसी पर भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पे हमने इन 6 मॉडल्स को, 6 सब टाइप्स का है या मेनली जो 2 टाइप्स हैं क्वालिटी मॉडल्स की, उनको हमने देखा, उनको हमने आपस में कंपेयर किया, उनके हमने प्राइमरी रिजल्ट्स देखे और हमने ये देखा कि कौन सा मॉडल कहां पर यूज किया जा सकता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द रिलेटिंग मॉडल्स टू मेजरमेंट्स। चाहे आप जनरलाइज मॉडल यूज करें या प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल यूज करें, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी आ गई है या नहीं? किस किस्म का डाटा जो है वो आपको चाहिए होगा ताकि आप उसको कंपेयर करके बता सकें कि ये चीज इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या नहीं है। सो मेजरमेंट डाटा क्या है, ठीक है। जब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है और मैं कहता हूं कि वो हार्ड है, ठीक है, वो प्लेन सरफेस है और वो हार्ड है। अब वो कितनी हार्ड है, कितनी हार्ड है, मैं कैसे इवेल्युएट करूंगा? कैसे मैं, मेरे पास मेजरमेंट डेटा क्या है जिसके अगेंस्ट मैं बता सकूं कि ये कितनी हार्ड है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फोम है, फोम या जो कुशन्स का जो मटेरियल होता है, अगर उसके अगेंस्ट मैं कंपेयर करूं सो उससे हार्ड है, या एक मार्बल टाइल्स के अगेंस्ट मैं कंपेयर करूं उससे हार्ड है, ठीक है, या जो वर्ल्ड मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, उससे मैं कंपेयर करूं तो ये हार्ड है, ठीक है। सो मेजरमेंट डेटा क्या है मेरे पास, ठीक है, मेजरमेंट डेटा क्या है। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि 2 टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं और एक टीचर कहता है कि मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा है और दूसरा टीचर कहता है कि मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। अब इनके पास मेजरमेंट डेटा क्या है, ये किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं और इन्होंने क्या इन्होंने वैल्यू सेट की है जिसके अगेंस्ट ये बता रहे हैं कि हाँ जी मेरी क्लास का डाटा किससे बेहतर है, ठीक है, मेरी क्लास का डाटा किससे बेहतर है। सो मेजरमेंट डाटा होता है। जिस तरह आपसे कोई पूछे, अब अक्सर हम एक एग्जांपल देते हैं कि हाँ जी वो एक कोई स्टूडेंट, छोटी क्लास का स्टूडेंट, वो कहता है कि मेरी क्लास में 8th पोजीशन आई है, ठीक है, या मेरी क्लास में 5th पोजीशन आई है। अब 5th पोजीशन आना
ये अच्छी बात भी हो सकती है और फिफ्थ पोजीशन आना अच्छी बात नहीं भी हो सकती। अगर तो क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में फिफ्थ पोजीशन बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उस क्लास में टोटल 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों में से फिफ्थ पोजीशन, ये अच्छी बात नहीं है। सो मेजरमेंट डाटा क्या था? आपकी फिफ्थ पोजीशन तो आ गई, लेकिन फिफ्थ पोजीशन आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? मेजरमेंट डाटा क्या था? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, उसकी बेस पर फिर आप बता रहे हैं। सो ये मॉडल्स भी बिल्कुल इसी तरह हैं। आप जनरलाइज मॉडल्स की बात करें या स्पेसिफिक मॉडल की बात करें, आपके पास मेजरमेंट डाटा क्या है, आप किसके अगेंस्ट कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ जी ये सॉफ्टवेयर जो है वो बेहतर ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हिसाब से बेहतर है या नहीं है। सो अगर हम जनरलाइज मॉडल्स की बात करें, सो जनरलाइज मॉडल्स में हमें मेजरमेंट डाटा कहां से मिलता है? वो इंडस्ट्रियल एवरेजेस से मिलता है। इंडस्ट्रियल एवरेजेस का मतलब ये है कि सिमिलर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ए ने भी अप्लाई किया था, सिमिलर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बी ने भी अप्लाई किया था, सिमिलर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सी की भी थी। जब वहां पे जनरलाइज मॉडल अप्लाई किया गया तो लेट से इसके 5% इसमें इंप्रूवमेंट आई, इसमें 10% आई और इसमें भी 10% आई। सो 25% के आप एवरेज निकालकर आप बता देते हैं कि हाँ जी इसमें कितनी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, या कोई भी और फैक्टर आप अगर कंप्यूट करना चाह रहे हैं। सो मेजरमेंट डाटा जनरलाइज मॉडल्स के लिए क्या हो गया? इंडस्ट्रियल एवरेजेस। जैसे हमने जनरलाइज मॉडल्स की बात की कि ये हिस्ट्री को देखते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स कहां कहां पे डिप्लॉय हुए हैं, ये उसको देखते हुए उसके बाद जो भी वैल्यूज है, जो भी रेलेवेंट डाटा है, उसकी एवरेजेस निकालते हैं हम। इसी तरह प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स जो है उनके लिए मेजरमेंट डाटा कहां से मिलता है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक डाटा उनको मिलता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक डाटा, अगर कोई वेब के सॉफ्टवेयर पर क्वालिटी मॉडल आप अप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, सो इसके लिए जो मेजरमेंट डाटा मिलेगा वो किसी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट का ही होगा। ठीक है, सो वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक डाटा आपको मिलेगा, तभी जो है वो आप बता सकते हैं। इसी तरह अगर इनकी मजीद डिटेल्स देखें, सो ओवरऑल मॉडल को कहां से मेजरमेंट डाटा मिलेगा? ऑल इंडस्ट्री से। सेगमेंटेड मॉडल को कहां से मिलेगा? एवरेज ऑफ दी ओन इंडस्ट्री, ठीक है, या करंट इंडस्ट्री। और डायनामिक मॉडल को मेजरमेंट डाटा कहां से मिलेगा? सारी इंडस्ट्रीज में जो ट्रेंड है उससे मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल की बात करें, सो सेमी कस्टमाइज्ड मॉडल को रफ हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होता है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का ऑब्जर्वेशन बेस्ड को करंट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जिस मॉडल को आप करंटली ऑब्जर्व करें वहां से उसको मेजरमेंट डाटा मिलता है। ठीक है, और मेजरमेंट ड्रिवर को करंट और हिस्टोरिकल दोनों ही मिलता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं और फिर उस मॉडल के लिए कौन सा आपको मेजरमेंट डाटा कहां से मिलेगा। सो ये चीज रियलाइज करना, ये चीज देखना बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिलेटिंग मॉडल्स टू मेजरमेंट्स को इस फिगर के थ्रू डिस्कस करें, सो ये हमारे पास क्वालिटी मेजरमेंट्स हैं और क्वालिटी इवैल्यूएशन मॉडल्स हैं। यहां पे हमारे पास डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट्स हैं, ये हमारे पास जनरलाइज क्वालिटी मॉडल्स हैं। सो डायरेक्ट क्वालिटी मेजर्स हैं और इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, इधर हमारे पास जनरलाइज क्वालिटी मॉडल्स हैं और इधर हमारे पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी मॉडल्स हैं। सो प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी मॉडल्स की बात करें तो इसमें जो 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, सेमी कस्टमाइज्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड और मेजरमेंट, वो यहां पर आ रही हैं। ठीक है, जो हमारे पास लेकिन याद रखें कि क्वालिटी इवैल्यूएशन मॉडल्स 2 तरह के हैं, जनरलाइज्ड और स्पेसिफिक। जनरलाइज की फिर 3 टाइप्स हैं और स्पेसिफिक की भी 3 टाइप्स हैं। क्वालिटी मेजरमेंट्स की अगर बात करें या मेजरमेंट डाटा की बात करें, सो हमारे पास है डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट और इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट। सो डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट तो आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी मॉडल्स से मिल जाएगी। जो इनडायरेक्ट है वो एनवायरनमेंट से मिलती है, एक्टिविटी से मिलती है और प्रोडक्ट इंटरनल मेजरमेंट से रिलेटेड मिलती है, जिसको हमने अपने अर्लियर लेक्चर में भी अर्लियर इन दिस लेक्चर भी हमने देखा था। सो आप देखते हैं कि मॉडल जनरलाइज्ड हो या स्पेसिफिक हो, जब उसकी क्वालिटी मेजर की आप बात कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मेजर कर रहे हैं। सो डायरेक्ट मेजर जो है वो प्राइमरी यूजेज को शो करता है और इनडायरेक्ट मेजर जो है वो सेकेंडरी यूजेज को शो करता है। अब अगर
मैं किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं और उसमें इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक चीज है जिसको मैं देख सकता हूं। इनडायरेक्ट में क्या है, बैकएंड पे स्लो रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है जो कि अल्टीमेटली क्वालिटी पर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन वो सामने नजर नहीं आ रहा, वो बैकएंड के किसी इशू की वजह से है। अगर हम मॉडल सिलेक्शन की बात करें तो हमें गोल क्वेश्चन मैट्रिक को यूज करना चाहिए, या गोल क्वेश्चन मैट्रिक जिसको GQM कहते हैं, जो कि 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, उसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्वालिटी के गोल्स रखे जाते हैं। नंबर 2, कौन सा क्वालिटी का मॉडल है जो कि इसको यूज किया जाता है। और नंबर 3, क्वालिटी को आप मेजर कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेजर करनी है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करनी है। सो goal question metric, which is further customized into 3 steps, we can use that in order to measure or model the selection. Let's have a look on the selection example A. गोल क्या है हमारे पास, रफ क्वालिटी एस्टिमेट। जनरलाइज मॉडल को यूज करते हुए हम रफ क्वालिटी एस्टिमेट की बात करें। सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक डाटा नहीं है। इंडस्ट्रियल एवरेजेस और पैटर्न्स हमारे पास मौजूद हैं, कुछ कमर्शियल टूल्स वगैरह भी हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज जो है वो हम उससे भी गो थ्रू कर चुके हैं, और डिफेक्ट प्रोफाइल इन लाइफ साइकिल वो भी हमारे पास मौजूद है। इस केस में हम जनरलाइज मॉडल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सिचुएशन 2 क्या है, रिलेटेड डाटा हमारे पास है, मतलब स्पेसिफिक डाटा हमारे पास है। सो आप डिफेक्ट रिलेशन मॉडल फॉर लेगेसी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल डिफेक्ट मॉडल जो है वो आप IBM प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और इसी तरह सेमी कस्टमाइज्ड मॉडल्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्वालिटी अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हो सकते हैं, जनरलाइज भी और प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी। जनरलाइज मॉडल यूज किया जाए या प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल यूज किया जाए, डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है, डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिमिलर डाटा, हिस्टोरिकल डाटा, कोई प्रीवियस एग्जांपल्स मौजूद हैं या नहीं हैं। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी मेनली टॉक्ड अबाउट क्वालिटी मॉडल्स एंड क्वालिटी मेजरमेंट्स। क्वालिटी मॉडल्स 2 तरह के हैं, जनरलाइज्ड और प्रोडक्ट स्पेसिफिक। जनरलाइज मॉडल की भी आगे फिर सब टाइप्स हैं, और प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की भी सब टाइप्स हैं। हमने ये देखा कि जनरलाइज मॉडल्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ उसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लो कॉस्ट, और कुछ हमारे पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिसकी सब टाइप्स हैं, और जिसके भी कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। आप इनमें से कोई भी क्वालिटी मॉडल यूज कर सकते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है। दूसरी साइड पे हमारे पास मेजरमेंट डाटा है। मेजरमेंट डाटा आपको यूजुअली इंडस्ट्रियल एवरेजेस से भी मिल सकता है। प्रीवियसली अगर इन दोनों में से कोई भी क्वालिटी मॉडल किसी और जगह पे अप्लाई हुआ है, वहां पे क्या एग्जांपल्स थी, वहां पे क्या रिजल्ट्स है, उसको भी आप अकॉर्डिंगली जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आपके पास डिफरेंट मॉडल्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इनमें से कोई स्पेसिफिक क्वालिटी का मॉडल यूज करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड यू कैन अल्टीमेटली improve the quality of your software. Let us have a look on the contents of next lecture. Inshallah, in next lecture we will talk about defect classification and analysis. ठीक है, डिफेक्ट एनालिसिस क्या होता है, ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है, और एनालिसिस ऑफ द ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन डाटा। इन चीज़ों को देखना, समझना, इसके बारे में डिटेल्स, these are going to be the objectives of our next lecture. This is the end of today's lecture. I hope you enjoyed. Until we see you in our next lecture, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.